नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तहों में उतर रहे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए, यूनाइटेड किंगडम, मतलब वो देश जिसने कभी भारत के आधार कार्ड की खुलकर आलोचना की थी, आज उसी मॉडल से प्रेरणा ले रहा है और अपनी डिजिटल पहचान प्रणाली बनाने की राह पर है। ये सिर्फ कोई अटकल नहीं है। हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री कायर स्टारमर भारत आए और उन्होंने आधार के जो मुख्य वास्तुकार है नंदन नीलेकणी, उनसे खास मुलाकात भी की। ये महज एक औपचारिक बैठक नहीं थी, ऐसा लगता है इसके पीछे कहीं गहरे मायने छिपे हैं। एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि दुनिया खैर कैसे बदल रही है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। हमारी आज की स्क्रिप्ट हमें मिला है और ये स्रोत यूके की जो ये नई प्रस्तावित ब्रिट कार्ड योजना है और भारत का जो आधार कार्यक्रम है, उसके बीच के दिलचस्प कनेक्शन पर रोशनी डालता है। तो आज हमारा मकसद है इस पूरे घटनाक्रम को समझना, मतलब यूके इस दिशा में क्यों बढ़ रहा है, उनकी ये ब्रिट कार्ड योजना आखिर है क्या, और आधार को लेकर उनकी जो पिछली आपत्तियां थीं वो क्या थीं और क्यों भुला दी गईं, और सबसे अहम, इस पूरी कहानी का भारत के लिए क्या मतलब है। इस मोड़ पर आपकी राय जानना दिलचस्प होगा। ये पूरा मामला जहां पश्चिम अब पूरब से, खासकर भारत से सीखने को तैयार दिख रहा है, ये आपको किस तरह नजर आता है? ये वाकई एक महत्वपूर्ण और ध्यान खींचने वाला मोड़ है। इसे सिर्फ तकनीक की नकल की तरह देखना शायद अधूरा होगा। ये बदलते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन और सोच का भी प्रतीक है। जब भारत ने आधार लॉन्च किया था, आपको याद होगा, तब पश्चिमी जगत में खासकर यूके और यूएस के थिंक टैंक्स और मीडिया में इसे लेकर काफी संदेह और चिंताएं व्यक्त की गई थी। निजता का हनन, सरकारी निगरानी का खतरा, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल, पता नहीं क्या क्या सवाल उठाए गए थे। हाँ, बहुत कुछ कहा गया था उस वक्त। बिल्कुल। अब उसी यूके का भारत आकर आधार के कर्ता धर्ता से मिलना और अपनी प्रणाली के लिए प्रेरणा लेना, ये भारत की डिजिटल यात्रा और आधार की सफलता की एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। ये दिखाता है कि भारत ने न केवल एक महत्वाकांक्षी योजना सोची, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी पर सफलतापूर्वक लागू करके भी दिखाया है, जिससे अब दूसरे विकसित देश भी सीखने को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है। स्रोत भी यही बताता है कि यूके पीएम कायर स्टारमर का जो भारत दौरा था, वो केवल व्यापार समझौतों या वीजा नियमों तक ही सीमित नहीं था। ट्रांसक्रिप्ट में तो इसे गेम चेंजिंग विजिट कहा गया है। स्टारमर खुद भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और खासकर यहाँ की जो डिजिटल क्रांति है, उसे काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और यूके इस विकास यात्रा में एक अहम पार्टनर बनना चाहता है। वो यहाँ से सीखना चाहते हैं और इसी सीखने की प्रक्रिया में फिर वो नंदन नीलेकणी के साथ उनकी मुंबई में हुई बैठक वो बेहद अहम हो जाती है। नीलेकणी जी, जिन्हें हम सब आधार के पीछे का मास्टरमाइंड मानते हैं, उनसे यूके के प्रधानमंत्री ने आखिर क्या समझा होगा। स्रोत इशारा करता है कि स्टारमर आधार के इतने बड़े पैमाने पर जो कार्यान्वयन हुआ, उससे बेहद प्रभावित थे। निश्चित रूप से बातचीत आधार की अभूतपूर्व सफलता के इर्द गिर्द ही घूमी होगी। उन्होंने नंदन नीलेकणी से इस विशाल परियोजना को लागू करने में जो तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां आईं, उनसे मिले सबक और आधार की जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर, उस पर विस्तार से चर्चा की होगी। नीलेकणी के पास दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने और चलाने का प्रत्यक्ष अनुभव है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो किसी भी देश के लिए अमूल्य है जो ऐसा कुछ करने की सोच रहा हो। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ अनुमान नहीं है। यूके सरकार की अपनी प्रेस विज्ञप्ति भी साफ तौर पर एक नई डिजिटल आईडी स्कीम लाने की पुष्टि करती है। तो ये इस मुलाकात के महत्व को और बढ़ा देती है। वे साफ तौर पर यह समझना चाहते थे कि भारत ने इतने बड़े पैमाने पर इतनी विविधता वाले देश में इसे कैसे संभव कर दिखाया। तो चलिए अब इस प्रस्तावित ब्रिट कार्ड पर थोड़ी और गहराई से नजर डालते हैं। स्रोत के मुताबिक इसका नाम ब्रिट कार्ड रखा जाएगा और इसे 2026 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है। ट्रांसक्रिप्ट में इसकी कुछ सांकेतिक तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, लेकिन ये आधार से अलग कैसे होगा? एक बड़ा अंतर तो यही लग रहा है कि शुरुआती चरण में इसमें बायोमेट्रिक्स, मतलब फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन, वो शामिल नहीं होंगे, जैसा कि आधार की पहचान है।
हाँ, ये मुख्य अंतर है। इसके बजाय ब्रिट कार्ड में व्यक्ति की तस्वीर और नाम होगा और मुख्य जोर दो बातों के सत्यापन पर रहेगा। पहला कि व्यक्ति के पास यूके में काम करने का अधिकार है या नहीं, राइट टू वर्क, और दूसरा क्या उसके पास वैध रूप से किराए पर रहने का अधिकार है, राइट टू रेंट। हाँ, और यूके सरकार का तर्क भी साफ है। वे इसे अवैध आप्रवासन और गैर कानूनी रोजगार पर नकेल कसने के एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण अंतर है जिसकी ओर स्रोत इशारा करता है। आधार जहां भारत में लगभग हर निवासी के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक एक तरह से अनिवार्य पहचान बन गया है, वहीं ग्रिट कार्ड सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। अच्छा, ये अनिवार्य नहीं होगा? नहीं, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए आवश्यक होगा जिन्हें यूके में काम करना है या प्रॉपर्टी किराए पर लेनी है। तो ये एक ज्यादा लक्षित मतलब टारगेटेड दृष्टिकोण है। शायद यूके के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को देखते हुए, जहां निजता को लेकर चिंताएं ज्यादा मुखर हैं, सरकार ने ये रास्ता चुना है ताकि इसे लागू करना आसान हो। यह दिखाता है कि वे आधार से प्रेरणा तो ले रहे हैं, लेकिन उसे हूबहू कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि अपने संदर्भ के अनुसार ढाल रहे हैं। यहीं पर मन में सवाल उठता है, आखिर यूके भारत के ही मॉडल की ओर क्यों देख रहा है, खासकर तब जब इसी मॉडल को लेकर उन्होंने पहले इतनी आपत्तियां जताई थीं। क्या दुनिया में और कोई सफल डिजिटल आईडी मॉडल नहीं थे? देखिए, स्रोत के विश्लेषण से दो मुख्य कारण उभर कर सामने आते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्केल और सफलता का प्रमाण, मतलब प्रूवन स्केल एंड सक्सेस। भारत ने दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अरबों लोगों के लिए आधार को सफलतापूर्वक लागू करके दिखा दिया है। ये कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पर परखा हुआ मॉडल है। सही बात है। इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल पहचान प्रणाली बनाना, उसे प्रबंधित करना और उसे सरकारी सेवाओं को जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। दूसरा कारण, जैसा स्रोत बताता है, यूके सरकार का ये मानना है कि आधार ने ये साबित कर दिया है कि तकनीक का इस्तेमाल करके सरकारी कामकाज और सेवाओं को ज्यादा समावेशी, तेज और धोखाधड़ी मुक्त कैसे बनाया जा सकता है। आधार ने भारत में सब्सिडी लीकेज को कम करने और सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। यूके भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं में इसी तरह की दक्षता और पारदर्शिता लाना चाहता है, भले ही उनका शुरुआती दायरा सिर्फ रोजगार और आवास तक सीमित हो। वे आधार की सफलता की कहानी से सीखना चाहते हैं। और यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी विडंबनापूर्ण हो जाती है ना? जब भारत ने आधार लॉन्च किया था, तब पश्चिम की प्रतिक्रिया याद है? बिल्कुल। स्रोत में उन दिनों की अखबारों की कतरनों और थिंक टैंक रिपोर्ट्स का भी जिक्र है। कैसे इसे नागरिकों की निजता पर हमला, एक बड़े भाई की तरह निगरानी करने वाला उपकरण, सर्वेलेंस टूल बताया गया था। चिंताएं थी कि सरकार लोगों के खर्च करने के पैटर्न, उनकी गतिविधियों, उनके निजी जीवन पर नजर रखेगी। बायोमेट्रिक्स लेने को तो मानवाधिकारों का उल्लंघन तक कहा गया था। एक तरह से आधार को मतलब खलनायक की तरह पेश करने की कोशिश हुई थी। हाँ, वो दौर था जब आधार को लेकर वैश्विक स्तर पर, खासकर पश्चिमी देशों में, काफी नकारात्मक माहौल बनाया गया था। निजता के पैरोकार और सिविल लिबर्टी समूह बहुत मुखराक है। लेकिन फिर 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वो ऐतिहासिक फैसला आया। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। जी, न्यायालय ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण शर्तों और सीमाओं के साथ। उन्होंने साफ किया कि आधार का अनिवार्य उपयोग केवल सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने, टैक्स रिटर्न भरने और सब्सिडी प्राप्त करने जैसे कामों के लिए ही किया जा सकता है। निजी कंपनियों द्वारा हर काम के लिए आधार मांगना अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले ने आधार को एक मजबूत कानूनी आधार दिया और पश्चिम से आ रही आलोचना की धार को काफी हद तक कुंद कर दिया। इसने ये भी स्पष्ट किया कि निजता और सरकारी योजनाओं के बीच संतुलन साधा जा सकता है। और अब देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमा है। वही ब्रिटेन जिसका भारत का भी उपनिवेश था, आज उसी भारत से डिजिटल पहचान प्रणाली लागू करने के गुर सीखने आ रहा है। ये सिर्फ एक तकनीकी आदान प्रदान नहीं है, ये इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ है। वाकई में अब पासा पलट चुका है। द टेबल्स हैव टर्न्ड जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि नवाचार और तकनीकी नेतृत्व अब सिर्फ पश्चिम की बपौती नहीं रहा। भारत जैसे देश भी अब दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। इस कहानी में एक और परत है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य से काफी रोचक है।
स्रोत बताता है कि यूके में विश्लेषक इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि ब्रिट कार्ड का जो तकनीकी आधार है, मतलब उसका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बनाने और संभालने का काम किसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनी को मिल सकता है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों का नाम इस संदर्भ में लिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय आईटी उद्योग के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगा। ये इस बात का संकेत होगा कि भारतीय आईटी कंपनियां अब केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या बैक ऑफिस सपोर्ट तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो वैश्विक स्तर पर इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा, क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे जुड़ी परियोजनाओं को संभालने में भी सक्षम मानी जा रही हैं। ये तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल, ये न केवल उनकी तकनीकी क्षमता पर बल्कि उनकी विश्वसनीयता और सुरक्षा मानकों पर भी बढ़ते वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। सोचिए, एक देश अपनी नागरिक पहचान प्रणाली का तकनीक जिम्मा किसी दूसरे देश की कंपनी को सौंपने पर विचार कर रहा है। हालांकि यूके सरकार इस योजना को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां सब इसके स्वागत में खड़े हैं। राह आसान नहीं लगती। स्रोत बताता है कि ब्रिटेन में भी इस प्रस्तावित ब्रिट कार्ड के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं, भले ही अभी छोटे पैमाने पर हों। हाँ, ये बिल्कुल स्वाभाविक है और अपेक्षित भी था। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब सरकार नागरिकों से जुड़ी इतनी बड़ी डिजिटल पहचान जैसी कोई नई पहल करती है तो सवाल उठते ही हैं। स्रोत के अनुसार ब्रिटेन के कुछ थिंक टैंक्स और नागरिक अधिकार समूह फिर से वही पुरानी चिंताएं दोहरा रहे हैं। निजता का क्या होगा? क्या ये सरकारी निगरानी का एक और जरिया बन जाएगा? अच्छा, वही पुराने सवाल। हाँ, वही। एक ऑनलाइन सार्वजनिक याचिका पब्लिक पिटिशन भी शुरू की गई है, जिस पर स्रोत के मुताबिक लगभग 2.5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके इस योजना का विरोध जताया है। उनका कहना है कि वे नहीं चाहते कि ऐसी कोई आईडी कार्ड प्रणाली लागू हो। ये दिखाता है कि यूके सरकार को अपनी जनता को भी इस योजना के फायदों और सुरक्षा उपायों के बारे में आश्वस्त करना होगा। ये बहस वहां भी चलेगी जैसे भारत में चली थी। तो इन सब बातों को समेटते हुए इसका कुल मिलाकर क्या अर्थ निकलता है? जाहिर है, ब्रिट कार्ड का सीधा फायदा यूके को अपनी आंतरिक चुनौतियों से निपटने में मिलेगा, जैसे अवैध आप्रवासन या रोजगार धोखाधड़ी। लेकिन भारत के लिए इस पूरी कवायद का क्या महत्व है? क्या हमें सिर्फ इस बात से खुश होना चाहिए कि वो हमारे मॉडल से सीख रहे हैं? भारत के लिए इसका महत्व बहुत गहरा और काफी हद तक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और खासतौर पर आधार मॉडल की सफलता का एक अकाट्य प्रमाण है। ये उस पुरानी धारणा को तोड़ता है कि तकनीकी नवाचार और बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल हमेशा पश्चिम से ही आते हैं। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है सोच में। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक अनुसरणकर्ता, फॉलोअर नहीं रहा, बल्कि दुनिया के विकसित देश भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उससे सीखने और प्रेरणा लेने को तैयार हैं। सोचिए, जिस आधार मॉडल की कभी इतनी निंदा और आलोचना हुई, आज वही दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है जिसे दूसरे अपनाना चाहते हैं। ये भारत के डिजिटल इंडिया विजन और आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी एक तरह से वैश्विक पुष्टि है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है, निश्चित रूप से। तो संक्षेप में आज हमने देखा कि कैसे यूनाइटेड किंगडम भारत के आधार मॉडल से प्रेरणा लेते हुए 2026 तक अपना ब्रिट कार्ड सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में यूके के प्रधानमंत्री कायर स्टामर ने आधार के वास्तुकार नंदन नीलेकर्णी से मुलाकात की, जो भारत की डिजिटल क्षमता से सीखने की उनकी स्पष्ट इच्छा को दर्शाता है। यह ब्रिट कार्ड शुरुआती चरण में बायोमेट्रिक्स के बिना होगा, मुख्य रूप से काम करने और किराए पर रहने के अधिकार के सत्यापन पर केंद्रित होगा, और ये सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम उस पारंपरिक वैश्विक सोच को चुनौती देता है, जहां पश्चिम को हमेशा तकनीक, नवाचार और शासन के मॉडल में अग्रणी माना जाता था। ये भारत की अभूतपूर्व डिजिटल प्रगति और आधार की जमीनी सफलता की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। खासकर ये देखते हुए कि इसी मॉडल की पहले पश्चिमी देशों और थिंक टैंक्स द्वारा निजता और सरकारी निगरानी से जुड़ी गंभीर चिंताओं को लेकर कड़ी आलोचना की गई थी। हाँ, वो आलोचना वाला पहलू इसे और खास बना देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के फैसले ने आधार को कानूनी वैधता दी, और अब यूके का ये कदम भारत द्वारा विकसित मॉडल की व्यावहारिकता और प्रभावशीलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पुख्ता करता है। और जाते जाते हम एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
आधार और अपग्रेड कार्ड जैसी डिजिटल पहचान प्रणालियां दुनिया भर में शासन चलाने, नागरिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और अर्थव्यवस्थाओं को औपचारिक बनाने के भविष्य को किस तरह से आकार दे सकती हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन शक्तिशाली तकनीकों को लागू करते समय नागरिकों की निजता, डेटा सुरक्षा और सरकारी पहुंच के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे साधा जा सकता है ताकि इनका लाभ अधिकतम हो और दुरुपयोग न्यूनतम। इस पर सोचने की जरूरत है।